प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन एक्स का जो ग्राफ बना जाता है उसको इस वैल्यू पर हमने 1/2 के आधार पर बनाया था। और हमने कल बताया था कि इस ग्राफ को अगर हम ऐसे रिवर्स करते हैं, यानी कि इस साइन एक्स के ग्राफ को इनवर्स के रूप में बनाना चाहें तो बिल्कुल इसको पकड़ करके आप ऐसे इसको घुमा दीजिए, तो ये पूरी तरह से ऐसे साइन इनवर्स का ग्राफ बन जाता है। अब बात समझिए कि हम इसके रिवर्स कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल आसान तरीका है कि इस साइन एक्स का जो ये डोमेन है वह डोमेन साइन इनवर्स एक्स का क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है। और साथ में रेंज जो है इसका, वह रेंज इस साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है। ये कल की क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं क्या बताता हूँ। आप इससे पहले ये पूछेंगे कि सर इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शन की तो बात ही नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है। जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लियर नहीं होगा तब तक आप इनवर्स को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो किसी भी फलन को इनवर्स होने के लिए उसे 1/2 होना आवश्यक होता है, ठीक है। आप कोई भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपको सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक होता है कि आप सबसे पहले इस टॉपिक से संबंधित उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जाने, प्रारंभिक अवधारणा को जाने, तब आपको समझ में आता है, ठीक। अच्छा, अब देखिए क्या बता रहा हूँ मैं। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं है ना। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने क्या क्या सीखा और कैसे इसका हमें लिमिट लेकर के इनवर्स फंक्शन बनाना है। तो मैं कहता हूँ कि आप क्या कीजिए, इस साइन एक्स से फंक्शन को 1/2 बनाने के लिए हमें एक पार्टिकुलर वैल्यू यानी लिमिट लेकर के इसको चेक करना होता है कि इस लिमिट से लेकर के इस लिमिट तक यह फलन 1/2 है या नहीं। तो हम देख रहे हैं इसका जो डोमेन है -π/2 से π/2, इस डोमेन के अंतर्गत जो भी वैल्यू होगी वो रिपीट नहीं होगी, है ना। क्योंकि इस डोमेन के अंतर्गत यह फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और साथ में ये जो इसका डोमेन है, यह डोमेन इस साइन एक्स का मुख्य मान शाखा कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग मान निकालते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक खासियत देख रहे हैं आप, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दिखाई दे रहा है कि इस साइन एक्स के ग्राफ में हमें इस पार्टिकुलर वैल्यू पर, इससे ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस 0 अंश पर ये 0 अंश देता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ से आगे चला और आगे बढ़ते हुए ये देख रहे हैं इस पॉइंट पर, मान लो यहाँ कोई मान देता हो, फिर हमने आगे बढ़ा, यहाँ पर तो π/2 पर हमें मिल रहा है +1, और आगे बढ़ा यहाँ पर इस बिंदु पर भी वही वैल्यू मिल रही है जो यहाँ पर मिली हुई है ना। मतलब कि दो बिंदुओं पर एक जैसे मान प्राप्त होते हैं, तो ये 1/2 नहीं हुआ। लेकिन इसका रिवर्स जो हमने बनाया है, इस रिवर्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है खासियत, इस रिवर्स में हमें ये दिखाई दे रहा है कि यदि हम इसी तरह से इसमें भी किसी भी वैल्यू पर देखें कि इसका मान सेम आता है कि नहीं आता है,
तो आप देख रहे हैं जीरो से और आगे चलने पर मान लो यहाँ पर देखिए या यहाँ पर देखिए, यानी कि पाई बटे 2 पर देखिए या पाई पर देखिए, हर स्थान पर इसका मान अलग अलग है। अब तो समझ सकते हैं यहाँ पर इसका मान कुछ और है, यहाँ या ऐसे इस डोमेन के अंतर्गत, इस डोमेन के अंतर्गत यहाँ पर इसका मान कुछ और है, यहाँ पर इसका मान कुछ और है, यहाँ पर इसका मान कुछ और है ना। यानी कि इस पॉइंट पर जो कि +1 है, इस +1 पर इसका मान पाई बटे में 2 है, इस बिंदु पर इसका मान कुछ और होगा, इस बिंदु पर 0 हो गया, और ऐसे आगे चलते जाएंगे, यहाँ पर भी इसका मान कुछ और होगा। ऐसे हर एक पॉइंट पर इसका मान अलग अलग दिखा रहा है, इसलिए ये क्या बन गया था, 1 1 and 2 बन गया था, है ना। हमने इस sin x फंक्शन का एक लिमिट लेकर के 1 1 बनाया है, और इसका जब रिवर्स किया तो ये अपने आप 1 1 and 2 बन गया, क्योंकि हर एक बिंदु पर इसकी अलग अलग वैल्यू मिलती जा रही है। ठीक, इसी कारण से इस sin x फंक्शन को 1 1 and 2 पहले बना सकते हैं, और उसी के आधार पर इसका रिवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखिए, वास्तव में sin x का जो ये ग्राफ बनाया है मैंने, इस ग्राफ के आधार पर या जो हमने मान रखा है, और मान रखने पर जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है -1 से +1 तक, यह इसका वास्तविक रूप से डोमेन रियल नंबर होता है, और रेंज इसका -1, 1 होता है। लेकिन जब हमने एक पार्टिकुलर वैल्यू पर लेकर के इस वाले फंक्शन को 1 1 and 2 बनाया, तो ये क्या बन गया, इसका डोमेन -π/2, π/2, जिसको हम लोग मुख्य मान शाखा कहते हैं। इसी मुख्य मान शाखा के अंतर्गत हम इसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या दिखाई दे रहा है, इस प्रतिलोम फलन में sin इनवर्स x का जो डोमेन है वो -1, 1 है, और रेंज क्या है -π/2 से π/2 है। ठीक है, मतलब कि इस sin इनवर्स x के रेंज से ही हम इस sin इनवर्स x के फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, और इसी रेंज को बोलते हैं मुख्य मान शाखा। और आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज जरूरी है कि आप किसी भी प्रतिलोम फलन का मान ज्ञात कर रहे होते हैं तो आपको मुख्य मान शाखा ही याद रखनी होती है, जिससे क्वेश्चन आसान चल सकते हैं, है ना। तो आप इसके रेंज जो कि -π/2, π/2 है, बिल्कुल याद कर जाइए। ऑल एग्जाम के लिए, हर एक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, इससे क्वेश्चन आसान से हल जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर इस sin x के इस ग्राफ में हम लिमिट कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए बहुत आसान है, कहीं से भी आप लगा सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ शुरू करें, आप -π/2 से स्टार्ट कीजिए, ठीक, और यहाँ से चलते चलिए, और यहाँ आते आते यहाँ पर चले आइए, ये रहा π/2 तक, जो ये हमने बोल्ड कर दिया, ये ही इस sin x के लिए लिमिट है। इस लिमिट के अंतर्गत कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। इस बिंदु पर भी -1 है, और आगे चले तो यहाँ पर देखिए अलग वैल्यू मिलेगी, यहाँ भी अलग वैल्यू मिलेगी, ऐसे अलग अलग पॉइंट पर ये अलग अलग वैल्यू देगा। इस तरह से इस लिमिट को लेकर के हम इस sin x को 1 1 and 2 बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर और कोई तरीका, तो बिल्कुल है। तो आप यहाँ से लगा दीजिए π/2 से लेकर के, और आगे चलिए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या लिमिट लगा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा π/2, 3 π/2। ये भी आपको एक डोमेन मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत यह फंक्शन 1 1 and 2 होगा। सर और कोई वैल्यू, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लिमिट लगा दीजिए। ठीक, यानी 3π/2 से लेकर के 2π में और π/2 जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक, कितना मिलता है 2π/2 प्लस π/में 2π प्लस π/2 तो ये हो जाएगा 4 5 5 π/2। इस तरह से आप यहाँ तक भी लिमिट लगा सकते हैं। इस लिमिट पर हर एक वैल्यू अलग अलग मिलती है। जैसे यहाँ पर कितनी मिल रही थी -1, इधर आ गए अलग मिल रहा है ना। इस तरह से आप हर पॉइंट पर वैल्यू देख रहे हैं अलग अलग मिल पा रही है। इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी लिमिट लगा सकते हैं। इस लिमिट के आधार पर बनेगा 2π का मान 5π/2। ये भी एक लिमिट लगा सकता है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें कितने प्रकार के क्वेश्चन का जवाब मिलता है जो पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। इससे आपको 6 पॉइंट यानी 6 क्वेश्चन का आंसर मिलता है। पहला है कि इस sin x के ग्राफ में मुख्य मान क्यों होता है। ये मुख्य मान कहाँ से आता है, इसका मुख्य मान क्या है। तो इसको मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया, पिछली वीडियो में बताया था आपको यूनिट स्तर कर लेकर के हमने इस मानों पर इनकी वैल्यू निकाला था। ठीक, तो क्यों होता है इसका जवाब आपको मिल गया। दूसरा इसका डोमेन जो होता है वो डोमेन रियल नंबर क्यों होता है, इसका जवाब आपको मिला था, है ना। इसका डोमेन रियल नंबर क्यों होता है, क्योंकि आप इसके डोमेन में कोई भी नंबर रख सकते हैं जिससे हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। लेकिन जो भी वैल्यू मिलेगी वो -1 से लेकर के +1 तक की मिलेगी। और ये जो साइनस का ग्राफ है वो उसी -1 से लेकर के +1 के अंतर्गत घूमता रहेगा। ठीक है, तो आपको दूसरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया क्यों होती है, यानी इसका डोमेन रियल नंबर क्यों होता है। दूसरा, रेंज क्यों होती है, इसकी रेंज -1 से +1 क्यों होती है। ये भी आपको पिछले वीडियो में जानकारी मिल गई। इसकी रेंज -1 से +1 क्यों होती है। ठीक है, वो हमने यूनिट सर्कल के आधार पर बताया था, उसकी अच्छी तरह से पता चला था। चौथी चीज, साइनस का ग्राफ क्यों ऐसा दिखता है, क्योंकि जब आपको दूसरे प्रश्न का जवाब इसके डोमेन जो कि रियल नंबर है उसका मिल गया और तीसरा आपको मिल गया रेंज इसका -1 से +1 क्यों होता है, इन दोनों के आधार पर ही आप ग्राफ बना करके देख सकते हैं कि इसका ग्राफ ऐसा क्यों बनता है ना। बिल्कुल आसान है यहाँ तक। अच्छा, ये चौथी बात है। पांचवा चीज है कि साइनस का जो फलन है वो 1/2 क्यों नहीं होता है। ये भी आपको जवाब मिला। पांचवा कि साइनस का ग्राफ 1/2 क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट पर किसी न किसी पॉइंट पर एक तरह के मान नहीं मिल रहे थे, बल्कि 2-2 3-3 मान मिल रहे हैं, कई प्रकार के मान मिल रहे हैं, इसलिए ये 1/2 नहीं होता है। छठवां, रियल नंबर के लिए साइन जो होता है, यानी कि इस रियल नंबर के लिए साइन 1/2 क्यों नहीं होता है। तो आपको जानकारी के लिए बताता हूँ कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो वो रियल नंबर के लिए कभी भी 1/2 नहीं होगा। अगर किसी त्रिकोणमितीय फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है तो समझिए वो 1/2 नहीं हो सकता। कोई भी फंक्शन हर एक रियल नंबर के लिए उसको 1/2 नहीं बना सकते। ठीक, तो आपको छठवीं सवाल का भी जवाब मिल गया कि साइनस का जो ग्राफ है वो रियल नंबर के लिए 1/2 क्यों नहीं होता है।
और सातवां सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लिमिट लगाने पर साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो 1/(1)(2) क्यों होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। और इस पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारा उद्देश्य था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाना। और वह ग्राफ तभी बनता है जब वो फंक्शन 1/(1)(2) हो, है ना, क्योंकि हर एक फंक्शन को इनवर्स होने के लिए 1/(1)(2) होना आवश्यक है। तो सातवें सवाल का आपको जवाब मिल गया कि कोई भी फंक्शन हो उसकी लिमिट लेने पर वो 1/(1)(2) क्यों बन जाता है, क्योंकि इस लिमिट पर वो क्या हो जाता है, 1/(1)(2) हो जाता है। इसकी वैल्यू अलग अलग मिलती है, इसलिए हम उसको कहते हैं वो 1/(1) है और 2 भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इतनी जानकारियां समझ गए। ठीक इसी प्रकार से आप, जैसे मैंने उस यूनिट सर्कल के आधार पर साइन एक्स का वैल्यू लेकर के मान ज्ञात किया और उन मानों की सहायता से ये ग्राफ बनाया, तो वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, ठीक वैसे ही कास एक्स के लिए भी वो वैल्यू, एक्स की वैल्यू लेकर के ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से tan एक्स के लिए भी एक्स की वैल्यू लेकर के ज्ञात कर सकते हैं। और जो बाकी और बच रहे हैं, tan काट है, कोसिक है और सेक एक्स है, इन सब के लिए भी एक्स की वही वैल्यू लेकर के आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। और उसमें भी एक लिमिट लेकर जैसे मैंने यहाँ पर इसको 1/(1) बनाने के लिए डोमेन को -π/2 से π/2 लिया, तो इस लिमिट को लेकर के आप क्या कर सकते हैं, इन फलनों का इनवर्स के लिए ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान से कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो एक बार इसका फोटो कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं साइन की तरह कासेस का ग्राफ कैसे बनता है। जिससे मैंने साइन का जो ग्राफ जिस वैल्यू को लेकर के बनाया था, वैसे ही आपको कासेस का ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब कासेस का ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। कासेस में आप जानते हैं कि x बराबर यदि 0 रखा जाता है तो का 0 अंकमान हमें कितना मिलता था, 1 मिलता था। वो यूनिट सर्कल के आधार पर आपने ये पढ़ा होगा, यहाँ पर ऐसे बिंदु लेकर के हमने जो पी पॉइंट लिया था उसको हमने कहा थीटा कामा साइन थीटा कहा था। ठीक, ठीक उसी प्रकार से हमने इस बिंदु को नाम दिया था 1,0। इस पॉइंट का नाम था 0,1 और ये इसका एटीट्यूड था, यानी उल्टा था, -1,0। और इस पॉइंट को हमने कहा था 0,-1। इस आधार पर आप देख पा रहे हैं कि ये cos थीटा के आधार पर ये किसको बताता है, cos थीटा, यानी 1 किसको शो करता है, cos थीटा को। तो cos थीटा में अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1। इस प्रकार से cos 0 अंक मान है 1। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से आप इन सभी कोणों पर जो वैल्यू लेना है उस वैल्यू को लेकर के इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। और जब आपको मान प्राप्त हो जाएगा तो आपको ऐसे निशान प्राप्त होंगे, 0 रखने पर 1 मिला तो 0,1 मिलता है ना। दूसरी चीज π/2 रखते हैं तो क्या मिलता है, 0। ठीक है, उसी प्रकार पाई रखने पर फिर मिल जाता है 1। फिर 3π/2 रखने पर मिलता है 0। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तीसरा यहाँ पर -1 होगा ना, मेरा ये पाई है तो पाई रखने का मतलब इधर आ गया -1। ठीक है, ठीक, ये वाला बताता है ना -1। ठीक है, दूसरी चीज 2
पाई रखने पर कितना मिलता है 2 पाई, मतलब पूरा एक चक्कर मार लिए। तो एक चक्कर मारने पर आपको यहीं पर चले आएंगे, इस स्थिति में हमें 1 ही मिलेगा। 2 पाई रखने पर 1 प्राप्त होता है। इन निर्देशांक बिंदुओं को इस कार्टेक्स के लिए आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इन मानों को जो हमने 0 पाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2 रखा है, इन सबको आप एक्स अक्ष पर दर्शा दीजिए। ठीक। और दूसरी चीज, उसके आधार पर जो वैल्यू मिल रही है 0 1 -1, बस मतलब कि +1 से लेकर के -1 तक ही घूम रहा है ना। तो इसको आप यहाँ पर वाई अक्ष पर दर्शा देंगे। और उसके बाद इन सभी पॉइंट जहाँ से शुरुआत हुआ था, ये 0 पॉइंट यानी 0 अंक से शुरू हुआ था, वहां से इसको ऐसे मिलाया तो π/2 पर 0, फिर ऐसे नीचे चला -1, फिर ऊपर गया 0, फिर ऊपर गया, ऐसे इस तरह से वैल्यू मिलते जाएगी और इनको मिलाते जाएंगे तो इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। ठीक। और ठीक उसी तरह से यदि यह कार्टेक्स 1/1 फंक्शन बनाना है तो आप उसके डोमेन में 0, पाई का लिमिट ले लीजिए। ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ से लेकर के पाई तक, मतलब कि 0 पर कितना देता है 1, तो आप यहाँ से शुरुआत किए और चले आए पाई पर। ठीक है। अच्छा, इन सभी मानों पर इसकी वैल्यू अलग अलग मिल रही है। जैसे हम 0 से पाई का लिमिट लगा रहे हैं, तो 0 से पाई के लिमिट में आप कहीं भी देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यू मिलती है, यहाँ पर अलग मिलता है, यहाँ भी अलग मिलता है, यहाँ भी अलग मिलता है। ठीक उसी प्रकार इधर चलेंगे, यहाँ पर भी अलग मिलेगा, यहाँ भी अलग मिलेगा, है ना। इस तरह से ये 1/1 बन जाता है। और अब अगर इसको इनवर्स में लाना है तो बिल्कुल आप पहले की तरह से इसको एक बार पकड़िए और ऐसे इसको घुमा दीजिए। ठीक। यह ग्राफ जब इनवर्स में जाएगा तो बिल्कुल इसी तरह से लगेगा, जैसे है वैसे ही इनवर्स हो जाएगा। बस करना क्या है, कार्टेक्स का इसका जो डोमेन है वह डोमेन इसमें रेंज बन जाएगा और इस कार्टेक्स के रेंज को इसमें डोमेन बन जाएगा। ठीक है। तो ये जो एक्स अक्ष पर हमने दर्शाया है डोमेन को, वह चला आएगा वाई अक्ष पर, और इसकी जो रेंज है वो हमने वाई अक्ष पर दर्शाया है। यह वाई अक्ष वाला जो रेंज है वो चला जाएगा इसके एक्स अक्ष पर। ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है +1 और ये वैल्यू देता है -1। ठीक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगा कि इसमें इसका रिवर्स करने पर यह ठीक उसी प्रकार से बन रहा है, लेकिन उस वाले ग्राफ में जो साइन का हमने बनाया था, उस साइन की ग्राफ में आप ऐसे देखिए थे, ऐसे बना था। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जब हमने रिवर्स किया, यानी कि इसका हमने साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन बनाया, तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये होता है कि यह इसको पकड़ कर ऐसे मान लीजिए खींचने पर ये सीधा ऐसे ही नहीं बनता है, बल्कि इसमें ऐसे यहाँ पर एक दर्पण लगा कर के देखा जाए तो ये दर्पण के आधार पर एक काम करता है, मिरर के आधार पर काम करता है। इसने मिरर लगा दिया तो इस मिरर से उसका प्रतिबिंब इधर चलाएगा, तो ये वास्तव में ऐसे दिखाई देगा। यहाँ से जैसे ये वाला ऊपर गया है, तो आप सोचिए इसको पकड़ कर घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा ना, तो ये वाला आकार ऐसे दिखाई देगा, लेकिन इसमें वही ऐसे पलट जाएगा क्योंकि ये दर्पण लगाया। ये दर्पण लगाया तो ये ऐसे उधर उस तरफ दिखाई देगा, मतलब यह वाली आकृति इस तरफ ऐसे पलट जाएगी। जैसे इसको मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसे चलाएगा, जैसे ये ऐसे है ना, ये वाला पलटने पर तो ये इधर हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, दर्पण के आधार पर, और ये ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है। इसको आप एक बार पलटिए, पलटने के बाद इसमें ऐसे दर्पण बनाइए कि आकृति इधर चला है और यह वाला उधर चला है। तो देखिए ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये कहाँ चला गया, उधर चला गया, है ना, और यह किधर चला गया,
इधर चला गया, ये वाला इधर आ गया। ठीक, ये नीचे आएगा तो इसको हम नीचे कर देंगे ये दर्पण से लगा करके। तो ये तो था साइन इनवर्स का। तो इसी प्रकार से कास इनवर्स में इसमें कोई दर्पण नहीं लगाने की आवश्यकता है। बस आप इसको पकड़िए, पकड़ने में कोई मतलब कि घुमाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इसको एक बार पकड़िए, ऐसे घुमा दिया, बन गया है ना। ठीक, और इस कासिस के ग्राफ में यह जो डोमेन है, इस डोमेन को ही मुख्य मान शाखा कहते हैं, जो हमने लिमिट लेकर के बनाया है। ठीक, वास्तव में जो कासिस का ग्राफ होता है, उस कासिस के ग्राफ में ये डोमेन इसका रियल नंबर होता है, और इसी रियल नंबर के कारण से यह जो कासिस त्रिकोणमिति का फंक्शन है, इसका 1/2 होना कोई आवश्यक नहीं होता, क्योंकि 1/2 होता ही नहीं है ना। जो हमने बनाया है, उसी बनाने के लिए हमने एक लिमिट लिया है, उस लिमिट को ही हमने बोल रखा है। ये लिमिट क्या है? मुख्य मान शाखा। जो हम लिमिट लेंगे वो उसकी मुख्य मान शाखा बनेगी। तो वास्तव में 0, इसका मुख्य मान शाखा है, इसी का मल्टीपल आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें केवल 0, ही इसको मानना है। ठीक, यही वैल्यू आगे भी मिलती जाएगी, इसलिए हम इसको 0, वाला ये मुख्य मान शाखा लेकर के अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये वास्तव में होता है, और इस स्थिति में ये 1/2 नहीं होता। जब हम इसके डोमेन को एक लिमिट ले लेते हैं, तो उस लिमिट के अंतर्गत ये क्या बन जाता है? 1/2 बन जाता है। अभी अगर 1/2 यहाँ बनाया, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप में 1/2 फंक्शन होगा, क्योंकि इसका डोमेन इसमें रेंज बन जाता है, और इसकी जो रेंज है वो डोमेन बन जाता है। इसके आधार पर इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं 0 पर हमें 0 प्राप्त हो रहा है, यहाँ किसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू अलग होगी, यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी और कोई वैल्यू होगी, यहाँ पर कुछ और मिलेगा, ऐसे यहाँ पर कुछ और मिलेगा। इसमें हर पॉइंट पर अलग अलग मान प्राप्त हो रहा है। ठीक, इस प्रकार से ये अपने आप में क्या है? एक 1/2 फंक्शन है ना। ये बिल्कुल आसान है। इतना जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसमें ज्यादातर त्रिकोणमिति फंक्शन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप इनवर्स नहीं समझ पाएंगे। ये इनवर्स समझना बिल्कुल आसान है। आप इनवर्स को तभी समझ सकते हैं जब आप इसको समझते हैं। इसमें कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल सिंपल। आप जब इसको समझ गए, इसका रिवर्स कर दीजिए, बिल्कुल आ जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि इसी प्रकार से tan x का ग्राफ कैसे बनता है, और उसमें क्या खासियत है। तो तब तक इसको कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जो लिख कर बताएं। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अगले लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे काट इनवर्स एक्स का ग्राफ, यानी कि काट एक्स के आधार पर काट इनवर्स एक्स का ग्राफ, वैसे ही tan x वाले फंक्शन के आधार पर tan इनवर्स एक्स का ग्राफ, और कोसेक x के आधार पर कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक, और एक और है सेक x के आधार पर
सेक इनवर्स एक्सेट्रा, इनको हम अगले वीडियो में अगली क्लास में कवर कराएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।